आप सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज से हम अध्ययन की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी अनुक्रम में हम आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के प्रथम प्रश्न पत्र का, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पर आधारित है, का एनालिटिकल स्टडी करेंगे। दिए गए प्रश्नों तथा उनके उत्तरों के विकल्पों का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तथा प्रत्येक प्रश्नों को महत्वपूर्ण आधारों की व्याख्या के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम प्रश्नों को हल करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक विकल्पों के साथ साथ प्रश्नों के उत्तरों की अवधारणा भी आपको स्पष्ट हो जाए। तो आइए अब हम क्रमशः प्रत्येक प्रश्न को हल करने का कार्य प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रश्नों को समझेंगे या प्रश्न के प्रति अपनी अवधारणा स्पष्ट करेंगे। फिर हम दिए गए विकल्पों को समझेंगे और अपनी उनके प्रति अवधारणा स्पष्ट करेंगे। विश्लेषण के पश्चात हम प्रश्नों से संबंधित उपयुक्त विकल्प का उत्तर के रूप में चयन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, उसका समाधान करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रथम प्रश्न है वह है, डेवलपमेंट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विथ। अर्थात विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो आइए इनके ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। ए में कहा गया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। बी में है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत। और सी में है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध का सिद्धांत। और डी में दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। आइए इनके अवधारणाओं को समझते हैं। एकीकरण के सिद्धांत में दिया गया है विकास के तहत सभी अंगों के कार्यों के संचालन व नियंत्रण का एकीकरण होता है। यानी कहने का मतलब है कि विकास की अवस्था में जो सभी अंग हैं और उनके कार्यों का जो संचालन होता है उसमें जो नियंत्रण का एकीकरण होता है। तो सभी एक एकीकरण के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा हम देखें, अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार बालक अपने विकास के दौरान वंशानुक्रम व वातावरण के गुणों के साथ अंतःक्रिया करता है, स्पष्ट है। और थर्ड हम देखें, अंतः संबंध के अनुसार इसमें जो सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है और संवेगात्मक विकास में आपस में संबंध होता है। उसके बाद लास्ट है निरंतरता का सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर है और यह गति तीव्र या मंद हो सकती है। तो ये डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस में यह प्रतीत होता है कि यह सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, इसको देखें। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और आइडेंटिफाइड बाय। तो ये दूसरा हम देखें प्रश्न, इसका मतलब क्या है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष चरणों की पहचान की गई है। अब किनके द्वारा पहचान की गई है वो
ऑप्शंस में दिया गया है उनमें से एक का हम चयन करेंगे। तो देखें कि सब ने क्या क्या काम किया है। जो स्किनर हैं सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया है, और उसी प्रकार हम देखें पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था के संबंध में बताया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्था के संबंध में बताया है, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण की बात कही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है 4 विशेष चरणों में। यहाँ पर 4 वाली जो अवस्था है वो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती है, और जिन एग्जैक्ट उत्तर क्या है बी पियाजे ने इसको दिया है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, पेरेंट्स शुड प्ले ए रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए। यानी क्या भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को जब बच्चे सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में दिया गया है सिंपैथेटिक, इसका मतलब होता है सहानुभूतिपूर्वक और दया भाव से, कृपा करके। तो इस प्रकार से सिखाना नहीं होता है। दूसरे में हम देखें बी में दिया है न्यूट्रल, तटस्थ होकर, इस प्रकार भी हम सिखाने की प्रक्रिया को नहीं निभा सकते। उसके बाद थर्ड में दिया है नेगेटिव, नकारात्मक, यह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। लास्ट में बच गया प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि अपने से पहल करके या सक्रियता से भाग लेकर के ऊर्जा युक्त तरीके से बच्चों को सिखलाना चाहिए, यानी पहल करके सिखलाना चाहिए। तो उसका एग्जैक्ट उत्तर है डी प्रोएक्टिव, सक्रिय रवैया अपना करके सिखलाने की आवश्यकता होती है। तो यह माता पिता की भूमिका है। आइए हम चौथे प्रश्न पर देखें क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया, यानी किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन का हम देखें, अध्ययन करें। पहले में दिया है जीन पियाजे, और इसको हम देखें कि उन्होंने क्या कहा, वास्तविकता के फलस्वरूप के बारे में चिंतन और खोज करने की शक्ति परिपक्वता और अनुभव के अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित होती है, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरा हम देखें वैगोत्स्की ने क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास समाज व संस्कृति के आधार पर व भाषा के संबंध में उन्होंने कहा है। तो समाज और संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर उन्होंने कहा है। गेस्टाल्ट थ्योरीज ने क्या कहा है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप। इसमें बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं वो शामिल हैं। उसमें कर्ट कोफका, वर्देमियर और वोल्फगैंग कोहलर हैं, और कोहलर ने इस सिद्धांत को सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और हम देखें डी में दिया है पावलोव अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत के संबंध में उन्होंने समझाया है। तो यहाँ पर और भी इसके जो कॉन्सेप्ट है अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्दृष्टि अर्थात किसी समस्या को गहराई से समझना। सबसे पहले जो समस्या उसको गहराई से समझा जाता है। अंतर्दृष्टि किसी समस्या के संबंध में आंतरिक रूप से या अचानक या एकाएक समाधानित किए जाने का सिद्धांत है। यानी हम जब किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में रहते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में कहना चाहिए या हमको एक उपाय सूझता है, एक सूझ आती है अचानक, और यह सूझ अंतर्दृष्टि के माध्यम से आती है। इसमें समाधान तुरंत तथा बिना किसी पूर्व सूचना के होता है। इसमें समस्या को अलग ढंग से परखा जाता है। समस्या को किसी मिलते जुलते समस्या से भी पहचाना जाता है। यानी आप पूर्व में इसी प्रकार की कोई समस्या को सॉल्व किए हैं तो आप उस समस्या से इसका मिलान करके भी आपको उपाय की प्राप्ति हो सकती है।
तो यहाँ पे बुद्धि और अनुभव का प्रयोग करना, कोहलर ने इस समग्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। और हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में यह गेस्टाल्ट थ्योरी के अंतर्गत आता है, तो इसमें ये उत्तर हो गया आपका सी। तो चौथे में इसका उत्तर होगा गेस्टाल्ट थ्योरीज। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। 5वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा, ये एक प्रकार की प्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, मैक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली, यानी एक दिशा में जो लर्नर है वो सोचते हैं। बी में क्या है, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स, यानी एक प्रकार से इंटरेस्ट, रुचि पैदा किया जाता है। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए जितने भी सीखने वाले हैं उनके बीच में। शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, यानी उनके याददाश्तों को तेज किया जाता है, तीव्र किया जाता है। डिफ्रेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, यानी कि जो पुराने याददाश्त है उसकी सहायता से या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान को सीखा जाता है। आइए हम थोड़ा सा प्रेरणा के बारे में भी समझने का प्रयास करें। मैकेंजी के अनुसार प्रेरक का अर्थ वो हो सकता है जो एक विशेष रूप से कार्य करने के लिए हमें बाध्य करे, इस प्रकार से प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है। गिलफोर्ड ने क्या कहा, प्रेरक एक ऐसी कोई आंतरिक अवस्था या कारक है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा जारी करने की प्रवृत्ति होती है, यानी वो किसी भी कार्य को प्रेरित करता है करने के लिए। किम्बॉल यंग के अनुसार प्रेरक व्यक्ति एक आंतरिक स्थिति होती है जो क्रियाओं की ओर प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा एक प्रकार की शारीरिक मानसिक अवस्थाएं जो किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इसका तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और जो इसका उत्तर यहाँ पर जो दिख रहा है वो है बी, आप, क्योंकि ये भी प्रोत्साहित कर, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स, यानी वह रुचि पैदा करती है जो सीखने वाले हैं उनके बीच, या फिर कहेंगे रुचि से वे प्रेरित होते हैं। तो ये उसका उत्तर हो गया बी। अब हम आते हैं 6वें प्रश्न की ओर, और 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, यानी निम्न में से कौन सा बुद्धिमान छोटे बच्चे का लक्षण नहीं है, या फिर यंग जो चाइल्ड है उसका लक्षण नहीं है। आइए ऑप्शन का अध्ययन करें। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन ए एब्स्ट्रैक्ट मैनर, यानी अमूर्त रूप से वह सोचता है। दूसरे में दिया गया है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट, अपने आप को नए वातावरण में स्थापित कर सकता है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, यानी वह जो बड़े बड़े जो लंबे चौड़े निबंध हैं उसको वो रट लेता है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। और डी में दिया है वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रिएटली, यानी वह क्या कर सकता है, उचित ढंग से संप्रेषण कर सकता है। तो ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से कौन सा है वो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला यदि हम देखें तो थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकता है, तो ये सही है, ऐसा कर सकता है। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट, ये भी सही प्रतीत हो रहा है क्योंकि वह अपने आप को नए वातावरण में स्थापित करने की क्षमता रखता है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम, यानी वो लंबे लंबे ऐसे को या फिर हम कहेंगे कि निबंधों को रट लेता है, यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा करना बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ये भी लक्षण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अब 6वें की ओर देखेंगे तो सी, जो कि बुद्धिमान छोटे बच्चे का लक्षण नहीं है।
अब हम आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। विच इज़ द प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। 7वां प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहले हम देखें ऑप्शन कौन कौन सा है। एक तो ऑडिटोरियम सभागृह, और दूसरा होम घर में, प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये स्पष्ट है इसका उत्तर कि संज्ञानात्मक को समझें। पहले संज्ञानात्मक विकास की क्या अर्थ है। सोचने, समझने, जानने, भाषा सीखने, समस्या हल करना, विवेचना, पता लगाना, सृजन करना, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक जितनी भी जो बातें हैं वह सब विद्यालय में सिखाई जाती हैं। तो इसका प्रश्न क्या था कि जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो कौन सा स्थान है। तो ये ऑडिटोरियम में नहीं हो सकता, होम में नहीं हो सकता, प्लेग्राउंड में नहीं हो सकता, और इसका सही उत्तर है डी, यहाँ पर किया जा सकता है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, जहाँ उसका समुचित विकास हो सकता है। आइए 8वें प्रश्न की ओर देखें। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया है। दैट स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी एक तो यहाँ पर वस्तु कहा गया है और इवेंट्स कहा गया है। तो वस्तु का तात्पर्य ये है कि कोई भी मूर्त चीज़ें, एक तो यहाँ पर ये समझ में आ रही है। फिर हम ये देखें कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या है 2 से 7 वर्ष, भाषा का विकास, वस्तुओं को पहचानना, विभेद करना इत्यादि है। फिर हम देखें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है 7 से 11 वर्ष, ठोस के आधार पर मानसिक क्रिया पहचानना, वर्गीकरण, जानना, समझना। सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 वर्ष है, मानसिक क्रियाओं को शारीरिक रूप से व्यक्त करना। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है 11 से 15 वर्ष, चिंतन, विकसित समाधान परिकल्पना के रूप में करना। तो ये यहाँ पर चिंतन विकसित हो जाता है। अब हम देखें कि क्या कहने का तात्पर्य है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बीच ठोस घटनाओं के संबंध में तर्क कर सकता है और वर्गीकरण कर सकता है, मानसिक क्रियाएं यानी चिंतन भी अर्थात चिंतन कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो 8वां है उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो मूर्त चीज़ों के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष में वह ठोस यानी जितने भी वस्तु हैं उसके आधार पर वो चिंतन मनन कर सकता है। तो ये 8वां प्रश्न का समाधान हुआ। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। इसका अर्थ है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। एक तो ये कह रहा है सामाजिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। तो हम ये देखें संबंधित नहीं है कह रहा है, जो कि संबंधित नहीं है। तो पहले हम ऑप्शन की ओर देखें, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इसका तो ये मतलब हो गया कि ये एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन की प्रक्रिया जो प्राणियों में होती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। दूसरा है नीड फॉर कंपनी, ये सोशियोलॉजिकल कहें कि ये एक प्रकार का एक्शन है। नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, ये भी है, यानी प्रशंसा की आवश्यकता होती है समाज में। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, ये भी होती है कि जो भावनात्मक सुरक्षा के बारे में भी बात की जाती है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो इसका प्रथम उत्तर जो बिल्कुल अलग प्रतीत हो रहा है, ये उसका उत्तर है, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो आइए हम
जाते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वें प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10वें में जो दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स। निम्न में से कौन सा तरीका शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो कौन सा तरीका जो सृजनशीलता या क्रिएटिविटी में बढ़ावा देगा। तो हम देखें पहले में क्या दिया गया है, एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, यानी कि विद्यार्थी जीवन के शुरुआत में ही उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल दिया जाता है, ये कहा गया है फर्स्ट में। सेकंड में क्या कहा गया है, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी कोचिंग करना अच्छे मार्क्स के लिए। फिर थर्ड में क्या दिया गया है, टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, यानी जो व्यवहारिक जो मूल्य है उसका अच्छे शिक्षा के लिए शिक्षण करना, ऐसा दिया गया है। और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से अवसर देना जिसमें वो क्वेश्चन कर सके और क्या कर सके, नर्चर यानी पालन पोषण कर सके, अपना पोषण कर सके, द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, यानी उनके जो आंतरिक जो उपलब्धि है उसको पोषित करने में। तो यहाँ पर हम देखें कि प्रश्न क्या कहना चाहता है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो इसका तात्पर्य यही है, इसका उत्तर यह है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, टू क्वेश्चन, प्रश्न करने, एंड टू अपने आप को पोषित करने में, नर्चर द इनेट टैलेंट्स, जो आंतरिक जो उसकी बुद्धिमत्ता है जो सीखने वाले की, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो उत्तर हो गया ये डी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर के प्रश्न का अध्ययन करें। माइंड मैपिंग रेफर्स टू, आप लोग सभी जानते हैं कि मन मानचित्रण क्या होता है, और चलिए इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। यह सबसे पहले ऑप्शंस देखें। ड्राइंग द पिक्चर ऑफ माइंड, यानी कि जो कहना चाहिए दिमाग का चित्र बनाना कह रहा है। बी में क्या कह रहा है, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, यानी जो शोध कार्य है होता है जो फंक्शनिंग ऑफ माइंड, यानी जो दिमाग के ऊपर शोध करना और उसके कार्यों के ऊपर शोध करना। ए टेक्निक टू इन्हेंस कम्प्रहेंसन, एक प्रकार की जो तकनीक है जो कि समझ को बढ़ावा देती है। ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, यानी किसी प्रकार का जो रोमांचक कार्य है उसके लिए प्लान बनाना या एक्शन करना। तो यहाँ पर हम ये देखें कि पहले माइंड मैपिंग है क्या। यह एक प्रकार की समझने की प्रक्रिया है जिसमें एक विषय के अनेक शाखाओं का चित्रण करके विषय वस्तु की अवधारणा को समझा जाता है। यह संरचनावाद पर आधारित है, यानी यदि हम किसी वस्तु की या फिर किसी विषय की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना चाहते हैं तो उसको सेंट्रल पॉइंट में रखते हैं और उसके पश्चात उसके बहुत सारे जो ब्रांच होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और सबका माइंड में एक प्रकार के चित्रण किया जाता है। तो इसको बोलते हैं समझने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 11वां में है वो इसका उत्तर होगा सी, ए टेक्निक टू इन्हेंस कम्प्रहेंसन, यानी समझ को बढ़ावा देने का तकनीक। आइए हम आते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन पर। 12वें में क्या दिया गया, ए यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू ए न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाई हिम हर इन ए सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू, यानी इसका मतलब यह है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो आइए ऑप्शन का अध्ययन करें। हम पहले ऑप्शन को देखें, लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग
प्रोसेस, अभिवृत्ति का नियम है सीखने का। इसमें सीखने की रुचि या झुकाव है तब सीखेगा, ये थॉर्नडाइक का द्वितीय नियम यह कहता है। लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग, तत्परता का नियम कहते हैं इसको। यदि सीखने के लिए तैयार है तो वो सीखेगा, थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम है। और लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, सादृश्यता का नियम, भूतकाल में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति की गई अनुक्रिया, थॉर्नडाइक का यह द्वितीय नियम है। और उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, प्रभाव का नियम, यदि सीखना संतोषजनक है तो उसका प्रभाव पड़ता है तो सीखना तीव्र हो जाता है, अन्यथा सीखना रुक जाता है। यह थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये उत्तर भी लिखा हुआ है। एक बच्चा, प्रश्न में ही उत्तर है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। और यहाँ पर ये भूतकाल में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति की गई अनुक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एनालॉजी, या जिसको हम सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। चलिए 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज़ टू यूज़, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को दूर करने का सबसे बेहतर क्या तरीका है। यानी जो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी हैं उसको सीखने संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको दूर करने का क्या तरीका है। तो पहले हम ये देखें, पहला ऑप्शन क्या है? ऐसे इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक। इसमें दिया है सरल और रुचिकर टेक्स्ट बुक। दूसरा जो दिया है स्टोरी टेलिंग मेथड। और थर्ड में दिया गया है ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स स्वीटेड टू द डिसएबिलिटीज़। और चौथे में दिया गया एक्सपेंसिव ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल। तो पहले में सरल इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक की बात कही गई है और दूसरे में कहा गया है कि जो स्टोरी टेलिंग विधि होती है जिसमें कहानी सुनाई जाती है उसका प्रयोग करना। ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स सूटेड टू द डिसएबिलिटी, यानी बहुत सारा जो टीचिंग मेथड्स है उसका यूज़ किया जाना चाहिए शिक्षण विधियों का किसके अनुकूल? उसकी अक्षमताओं के अनुकूल। एक्सपेंसिव ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल, यानी कि जो सहायक सामग्री है वो आकर्षक हो, रोचक हो, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो 13वें नंबर में स्पष्ट है कि यदि समस्याओं को हम दूर करना चाहते हैं प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके अक्षमताओं के आधार पर विभिन्न शिक्षण मेथड्स का प्रयोग करना होगा। तो उत्तर हो जाएगा सी। आइए आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए इन ए स्कूल में बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, यानी एक विशेष शिक्षक हों जो वो जानते होंगे उस क्या अक्षमता की ओर या विशेष आवश्यकता का जिनको ज्ञान होगा विषय का, इन स्पेशल स्कूल और स्पेशल स्कूल में विशिष्ट विद्यालय में अलॉन्ग विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, जैसा कि सामान्य सभी को यहाँ शिक्षण कार्य दिया जाता है विद्यालय में तो वैसे ही शिक्षा देकर बाय मेथड्स डेवलप्ड बाय स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, यानी एक विशेष प्रकार का शिक्षण मेथड डेवलप विकसित करके स्पेशल चिल्ड्रन को स्पेशल स्कूल में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए का मतलब है कि क्या उन्हें अलग शिक्षा प्रदान दी जानी चाहिए कि एक साथ शिक्षा प्रदान देनी चाहिए? तो इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि सभी बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें।
तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा सी, along with other normal children, यानी समावेशी शिक्षा के तहत दूसरे बच्चों के साथ साथ ऐसे विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार के उनके विकास में बाधा ना आए। फिर हम आते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। 15 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ। डिसलेक्सिया क्या होता है, किससे संबंधित है? अब हम ये देखें ऑप्शन क्या है। रीडिंग डिसऑर्डर यानी पढ़ने में जो कठिनाई आती, बिहेवियर डिसऑर्डर यानी व्यवहार में कठिनाइयाँ, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, दिमाग से, और मैथमेटिकल गणित से संबंधित विकार। तो ये डिसऑर्डर मीन्स विकार। तो हम देखें कि डिसलेक्सिया है क्या, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। तो अपठन एक प्रकार की अधिगम में कमी है, यानी कि पढ़ नहीं सकना, जिसमें भाषा की छवि और उसके बोलने या पठन करने के संबंध में सामंजस्यता स्थापित नहीं हो पाती। यानी कि जो कहेंगे भाषा के अक्षर हैं उसमें और पढ़ने में सामंजस्यता नहीं हो जाता, जिसके कारण जो बालक है वो पढ़ नहीं पाता, पठन प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये स्पष्ट है इसका उत्तर। यदि हमारे पास अवधारणा स्पष्ट है तो हम उत्तर भी स्पष्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है रीडिंग डिसऑर्डर, सही उत्तर है। फिर हम आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। इसमें दिया है इज़ नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। बीइंग गिफ्टेड मीन्स जो प्रतिभाशाली हैं होने का संकेत नहीं है। इज़ नॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। इनमें से कौन सा है जो लक्षण है वो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो पहला दिया है नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति में नवीनता लाना है। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, और क्रिएटिव आइडियाज़ सृजनशीलता के नए नए तरीके। फाइटनिंग विथ अदर्स, तो ये बिल्कुल अलग प्रतीत हो रहा है। ये तीनों जो चीज़ें हैं उसमें समानता है। और हम देखें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना है, वह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बाकी सब प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। तो जिसमें से डी उत्तर है वो सही उत्तर है। अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है ए स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। अब इसमें क्या दिया गया है ऑप्शन में देखें। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो CD, जितने भी CDs हैं CD के द्वारा। तो क्या करना चाहिए? उपचारित किया जाना चाहिए नॉर्मली, बिल्कुल सामान्य तरीके से कक्षा में। और प्रोवाइडेड क्या करना चाहिए? उनको सुविधा दी जानी चाहिए थ्रू ऑडियो जो होता है, और CDs को प्रोवाइड करना चाहिए। ये पहला हो गया। हम दूसरे की बात देखें। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, तो स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कही गई है। एक्सक्यूज टू डू ए लोअर लेवल ऑफ वर्क, यानी उन्हें लोअर लेवल ऑफ वर्क की इसमें बात कही गई है। और हेल्प्ड विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो उसे सहायता दी जानी चाहिए रूटीन वर्क यानी दैनिक कार्यों में बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स के द्वारा। तो इसमें यानी स्पेशल उनको बल दिया जाना चाहिए, उनकी सहायता की जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, तो किस प्रकार से उनसे व्यवहार करना चाहिए? ए उत्तर सही है, क्योंकि उसको हम ये भी समावेशी शिक्षा के तहत है, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, कि ट्रीटेड नॉर्मली इन क्लासरूम, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा रूम के तहत शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ए।
चलिए अब हम नेक्स्ट 18वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर ये देखें, लर्निंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड, यानी लक्ष्य आधारित है सीखना, और अनलर्निंग इज़ आल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, नहीं सीखना भी एक प्रकार का सीखने की प्रक्रिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, यानी शिक्षण संस्थान ही वही स्थान है जहाँ पर सीखा जा सकता है। और लर्निंग इज़ ए कम्प्रहेंसिव प्रोसेस, लर्निंग क्या है, एक समझ पर आधारित प्रक्रिया है। तो इसमें ये कहा गया कि निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता। यानी एक तो ये विशेषता है, लक्ष्य आधारित है, अनलर्निंग ये भी है। अब देखें तो कुछ भी चीज़ सीखना है, और लर्निंग इज़ ए कम्प्रहेंसिव प्रोसेस, ये भी सही है। तो हम ये देखें कि विशेषता जो नहीं है वो है सी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, यानी केवल विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पर सीखा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, सभी जगह सीखने की प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अब हम आते हैं 19वें नंबर के प्रश्न पर, और इसको देखने का प्रयास करें। इसमें क्या दिया गया है, लर्निंग कैन बी इनरिच्ड, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन, यानी जो शिक्षक है वो विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और जो व्याख्या है वो प्रदर्शित करें। ड्यू अटेंशन इज़ पेड टू पीरियडिक टेस्ट इन द क्लास, यानी एक निश्चित समयावधि में उनका परीक्षण होना चाहिए, टेस्ट परीक्षा होनी चाहिए। सिचुएशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट into the class in which students interact with each other and teacher facilitates। इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक दुनिया से जो है उससे ज्ञान होना चाहिए, दैनिक जीवन का ज्ञान होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसको दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए ताकि वह उससे अंतःक्रिया कर सके। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स या फिर इक्विपमेंट है या मटेरियल है उसका यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर ये देखें कि सीखना तभी समृद्ध हो सकता है जब हम विद्यार्थियों को बाहरी वातावरण से, यानी केवल किताबी ज्ञान ना दें बल्कि उन्हें दैनिक जीवन के जो घटनाओं हैं उससे भी जोड़ करके शिक्षण कार्य करें, तभी जो सीखना है वह समृद्ध हो सकता है। उसकी जो दैनिक समस्याएं हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करें। तो उत्तर हो जाएगा सी। चलिए 20वें नंबर की ओर हम आते हैं। टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? किसको? असेसमेंट को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने में। देखें पहला ऑप्शन क्या कहता है, यूजिंग ए वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक बाउंड्रीज, यानी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक की दिशा में, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक, यानी हम तकनीकी भाषा का प्रयोग करें क्या पृष्ठ पोषण लेने के लिए। मेकिंग कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स, यानी विभिन्न जो विद्यार्थी हैं उनमें अलग अलग तुलना करें। लेवलिंग स्टूडेंट्स एज इंटेलिजेंट और एवरेज लर्नर्स, यानी कि जो इंटेलिजेंट हैं और जो सामान्य सीखने वाले हैं उनमें उनको हम लेवल करें, चिन्हांकित करें।
तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न कहता है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आकलन तभी होगा जब हम क्या करेंगे, उनके प्रत्येक संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दिशा में शिक्षण कार्य करें और उन्हें मौका दें, यानी उन्हें सीखने का मौका दोनों क्षेत्र में मिलना चाहिए। तो ये उत्तर हो जाएगा ए। चलिए हम 21 नंबर के प्रश्न पर आते हैं और 21 नंबर में ये दिया गया है, ए टीचर बिकॉज ऑफ हिज डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, सम सिट quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? तो कहा गया है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण छात्रों को पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति देता है। कुछ लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और कुछ समूह में पढ़ते हैं, कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं और खुद पढ़ते रहते हैं। एक माता पिता को यह पसंद नहीं है। स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? इस प्रकार की सिचुएशन है जिसमें कक्षा में यह गतिविधि हो रही है। तो पहले ऑप्शन में देखें, पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर, यानी पेरेंट को टीचर के प्रति विश्वास करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल, यानी कि उस स्कूल से बच्चे को अलग कर देना चाहिए। पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, और टीचर के विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए प्रिंसिपल को। और पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड, यानी अपने बच्चे के जो सेक्शन है उसको चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए प्रिंसिपल को। यह पेरेंट्स के द्वारा कहा गया है। तो इनमें से कौन से जो तरीका है वह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि हम इन सिचुएशन में जो पेरेंट है उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में उसको पहला वाला जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए और जो समस्या दिखलाई दे रही है उस पर बातचीत करनी चाहिए, समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम आते हैं 22वें नंबर के प्रश्न पर। 22वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? यानी इसमें दिया गया है, पहला जो दिया गया है, कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी दक्ष होना चाहिए इन मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कार्यों में दक्ष होना चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट का होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। फिर हम आते हैं कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, अधिक मान्यता प्राप्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिक्षण के समय। उसके बाद दिया है एगरनेस टू टीच दिया गया है, यानी उत्सुकता होनी चाहिए पढ़ाने में, पेशेंस एंड परसिवरेंस होना चाहिए, यानी धैर्यता होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखें 22 में ये कहा गया कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है प्राथमिक स्तर के शिक्षक का। तो वास्तव में प्राथमिक स्तर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बिल्कुल कंसंट्रेट अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में जो शिक्षक को पेशेंस रखना चाहिए और धैर्यता रखनी चाहिए और दृढ़ता के साथ शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो इसमें जो 22 का है वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। फिर हम आते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन पर। इज़ कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचर, प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न करना। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, बिल्कुल शांत वातावरण रहना कक्षा में।
मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति होना, और रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, उपचारात्मक शिक्षण टीचर के द्वारा किया जाना। तो प्रेरणा तभी मिलती है जब बच्चे कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद जब वह जानने की जिज्ञासा होती है तो वे प्रश्न करते हैं। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा 23 में, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। फिर हम आते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन पर। एट लोअर क्लासेस प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है। निचली कक्षाओं में तो हम ये देखें कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं विकास और वृद्धि के। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी सामाजिक जो सिद्धांत हैं वो शिक्षण के। उसी प्रकार थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का जो है प्रोग्राम्स कार्यक्रम हैं उनके आधार पर। प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, और जो टीचिंग शिक्षण के विधियां हैं उस सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है, तो हम सभी जानते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों का जो विकास है वो किया जाता है। तो इसका प्रथम जो उत्तर है, जो ऑप्शन प्रथम है ए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर हम आते हैं 25वें नंबर के प्रश्न पर। द टर्म कैरिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्द का क्या तात्पर्य है। पाठचर्या को हम शिक्षा क्रम भी कहते हैं, कैरिकुलम भी कहते हैं। और हम ये देखें कि ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है। ए में दिया है इवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रोसेस है बोल रहे हैं। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, यानी जो पठन सामग्रियां हैं उसको क्लास में यूज़ की जानी चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, यानी विधियाँ, शिक्षण की विधियाँ और उनके विषय वस्तु क्या है वह पढ़ाया जाना चाहिए। ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस, इसका मतलब है कि संपूर्ण जो बातें जो कि किसी विद्यालय के अंतर्गत है या फिर उसके सीखने लायक है वह समस्त बातें। यहाँ पर जो पाठचर्या में किसी भी स्तर में जो बच्चों में उनका विषय वस्तु क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यानी उसका उद्देश्य क्या है, और फिर उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये पाठचर्या के अंतर्गत आता है। क्या, क्यों और कैसे, तो पेडागॉजी के तहत और मेथड्स के तहत और कंटेंट के तहत और उसके ऑब्जेक्टिव्स के तहत पाठचर्या का निर्माण होता है, वो भी किसी राष्ट्रीय हित में। तो यहाँ पर सभी ओवरऑल प्रोग्राम्स आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पाठचर्या के तहत। फिर हम आते हैं 26वें नंबर के क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस, यानी एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो अमूर्त बातों में हमको जो ध्यान रखना है उस पर अपना ध्यान को केंद्रित करना चाहिए प्रश्नों के। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो अमूर्त की जो अवस्था है, अमूर्त अवस्था में जब वो चिंतन प्रारंभ करता है वह अवस्था सीधे सीधे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स यानी 11 ईयर्स एंड अप में की श्रेणी में आता है, क्योंकि सेंसरी तो एकदम प्रारंभिक है और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर्स है, इसमें चिंतन नहीं होता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें जो मूर्त अवस्था में चिंतन करता है, तो यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो उत्तर आएगा डी। फिर हम आते हैं 27वें नंबर के प्रश्न पे। ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव।
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? यानी विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उसको शिक्षक को समझना चाहिए। वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है? ऑप्शन देखें, मीडिया साइकोलॉजी यानी जो संचार जो है उसके तहत, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा हम देखें मनोविज्ञान के तहत, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी शिक्षा का जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है उसके तहत, उसके सोशल फिलॉसफी हम देखें कि सामाजिक जो दर्शन है उसके आधार पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत। इसका उत्तर हो जाएगा बी कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान के तहत उनकी क्षमताओं को समझना चाहिए। फिर हम आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम, अपने घर में ज़्यादा बातचीत नहीं करती, टॉक्स एट ए लॉट एट स्कूल, यानी स्कूल में ज़्यादा बात करती। इट शोज दैट, यह क्या प्रदर्शित करता है? कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती, स्कूल में ज़्यादा बात करती, यह क्या दर्शाता है? सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, ठीक है। ही डज नॉट लाइक हर होम, अपने घर को पसंद नहीं करती। हर थाट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल, उसके जो विचारों को मान्यताओं को कहना चाहिए, एक प्रकार से मान्यता देती है, स्कूल मानती है। द स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन टू टॉक एट ए लॉट, यानी जो स्कूल है वो बहुत सारे अवसर प्रदान करती है बच्चे को बातचीत करने के लिए। और टीचर्स डीम्ड दैट चिल्ड्रन शुड टॉक ए लॉट एट स्कूल, या फिर जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बात करें। तो ये जो है यहाँ पर क्या कहा गया है कि कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती पर स्कूल में ज़्यादा बात करती। इसका मतलब है कि उनके जो विचार हैं, बच्चों के विचार को विद्यालय में ज़्यादा मान्यता मिलती है और वो प्रोत्साहित होकर के बात करती है, जबकि इन सिचुएशन में उसको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है। इसमें इनकी बातों को महत्व दिया। तो ये 28वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा बी। अब हम आते हैं 29वें नंबर के क्वेश्चन पर। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में कब उनको जानकारी संसार के बारे में कब वो संज्ञानात्मक रूप से समझना प्रारंभ कर देते हैं या दुनिया के बारे में समझना प्रारंभ कर देते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, स्किनर ने सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ये अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध है। तो ये भी संबंधित नहीं है, ये भी संबंधित नहीं है और ये भी संबंधित नहीं है। इसमें 29वें नंबर पे जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बातचीत की है और उन्होंने बच्चों के जो विकास है उसको बतलाया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चे संसार के बारे में अपनी सृजन समझ का जो सृजन करते हैं वो पियाजे द्वारा बताया गया है। तो उत्तर आ जाएगा सी। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन 30वें नंबर पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप, यानी निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा देखें कि क्या है। अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड, यानी हम पूर्व बाल्यावस्था आएगा कि बाल्यावस्था आएगा और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो हम देखें कि इसकी अवधारणा क्या है। सैले के अनुसार 12 से 18 वर्ष की अवस्था और कालसैनिक ने कहा है 12 से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था है, जिसमें सामाजिक विकास के अंतर्गत समूह में रहने का भाव उत्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण से
जो उत्तर सी है वो किशोरावस्था उचित है और यह उसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो साथियों, हमने प्रयास किया है कि जितने भी जो 30 प्रश्न हैं इस विषय से संबंधित उसको हमने यहाँ पर समाधानित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और हम फिर आपके लिए इस प्रकार का वीडियो बनाएंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं या और किस प्रकार के सुझाव की मुझे आवश्यकता है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।